अब हम आएंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ फेनॉल में, ठीक है। तो फेनॉल का केमिकल रिएक्शन हम यहाँ स्टडी करेंगे कि फेनॉल में क्या क्या केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फेनॉल में जब हम आए, फेनॉल के केमिकल रिएक्शन देखे, तो फिर से वही बात है कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए फेनॉल में जैसे हमने डिस्कस किया था, एक O ऐसे H और ये हमारा बेंजीन रिंग है। अगर बॉन्ड क्लीवेज होना ही है यहाँ पर इनका, तो बॉन्ड क्लीवेज इन जनरल यहाँ से होता है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। दैट मीन्स इट एक्ट्स एज अ, जब यहाँ से क्लीवेज होता है तो ये कैसे काम करते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल के ऐसे काम करते हैं, क्योंकि ये पार्ट हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्ट पॉजिटिव है, लेकिन ये पार्ट तो निकल कर चला जा रहा है। देयरफॉर रिमेनिंग जो पार्ट है ये एक न्यूक्लियोफाइल है, मतलब नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड, न्यूक्लियस की तरफ कौन अट्रैक्टेड होंगे, जो खुद नेगेटिव हो, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल के ऐसे काम करते थे। अब बात है कि यहाँ से अगर बॉन्ड क्लीवेज होता तो जैसे हमने कहा कि ये एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर रेजोनेंस होता रहता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहता है, तो ये ऑक्सीजन और ये कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ये पार्शली डबल बॉन्ड नेचर का है। देयरफॉर ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड नहीं टूटता, तो देयरफॉर इनका बॉन्ड क्लीवेज होकर कोई रिएक्शन होना बहुत मुश्किल है, हार्डली देखने को मिलता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, रिएक्शन विथ जिंक। इस केस में हम देखेंगे कि ये वाला बॉन्ड जो यहाँ पर हमने मार्क किया, इस ऑक्सीजन और ये वाले कार्बन के बीच में ये बॉन्ड टूट जाता है, बाकी कोई भी रिएक्शन में ये वाला बॉन्ड नहीं टूटने वाला, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि कौन कौन सा रिएक्शन हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर। तो फिनॉल के संग सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करने वाला है इस फेनॉल के ऊपर, और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब कि एरोमेटिक रिंग जैसे है वैसा ही बना रहेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल आकर बाहर से हाइड्रोजन को हटा के उनकी जगह ले लेंगे। देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि हमारा एक ये फेनॉल है, इसमें बेंजीन ऑल्टरनेट कॉन्जुगेट बॉन्ड से ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा E+ वाला, ये आकर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल कर बाहर कर देगा, क्योंकि हम यहाँ पर हर जगह एक हाइड्रोजन है, ये आपको पता है ना, हम बनाते नहीं है लेकिन हाइड्रोजन रहता है। जैसे एक बेंजीन रिंग हमने बनाया, सिर्फ इतना ही लिखते हैं ऐसे, लेकिन ये हर कार्बन के संग एक एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्डेड है, ये हम दिखाते नहीं है। वैसे यहाँ भी हर कार्बन के संग एक एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या काम है, ये हाइड्रोजन को निकाल कर बाहर करेंगे और खुद जाकर इसके जगह में अटैच हो जाएंगे, तो इसलिए इनका नाम है सब्स्टिट्यूशन। ये एक H+ को हटाया और दूसरा E+ चले गए। क्यों H+ को हटाकर E+ इसलिए जा रहे कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है कंपेयर टू H+, तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल को भगा देते हैं और खुद उनके जगह को ले लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल E+, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, पॉजिटिव होता है, नाम के से समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रो मतलब नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड कौन होगा, पॉजिटिव। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है, ये आया और H+ को भगाकर उसके जगह पे अटैच हो गया, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन दो टाइप के हम पढ़ेंगे, एक नाइट्रेशन है, एक हैलोजिनेशन। मतलब कि जो आने वाला है ना, ये ये अगर नाइट्रेट हो NO2, तो इनसे हम कहते हैं नाइट्रेशन, हाइड्रोजन को हटाकर नाइट्रेट अटैच हो रहा है। और अगर हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन अटैच हो रहा है, मतलब X, जो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, तो फिर हम इसे कहेंगे हैलोजिनेशन। ओके। दूसरा है हमारे पास एक कोल्बे रिएक्शन, ये भी पढ़ेंगे। कोल्बे रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा कंपाउंड के तौर पे, हमें कंपाउंड के तौर पे कोल्बे रिएक्शन में मिलता है COOH अटैच होता है। जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा के हमने एक इलेक्ट्रोफाइल अटैच किया ना, यहाँ पर हाइड्रोजन हटकर COOH अटैच होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये कोल्बे रिएक्शन है। राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या होगा, एक H को हटाकर CHO अटैच होगा, मतलब एक एल्डिहाइड अटैच होगा। इस बेंजीन रिंग में कोल्बे रिएक्शन में एक H हटता है और उसके जगह COOH आता है, ठीक है। अल्कोहल जैसे था वैसे ही है, तो ये हो गया हमारा कोल्बे रिएक्शन। जब एक हाइड्रोजन हटकर अगर यहाँ पर CHO आए, एक हाइड्रोजन हटे और CHO आए, तो ये हो गया हमारा राइमर टाइमन रिएक्शन। जिंक में क्या होगा, ये पूरा OH ही हटकर यहाँ से अलग हो जाएगा। जैसे फेनॉल है,
इनका अगर जिंक के संग रिएक्शन कर दिया जाए तो ये O निकल कर बाहर क्या बचेगा, सिर्फ एक बेंजीन रिंग बचेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग है मतलब यहाँ H तो है ही ना, हर जगह H है, तो सिर्फ O निकल गया और हमें क्या मिला ZnO अलग से, ये O जो निकला वो जिंक के संग कॉम्बाइन कर ZnO और हमें एक बेंजीन रिंग मिल गया। ये होता है हमारे जिंक के साथ। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड था वो क्लीवेज हो गया उनका, बाकी कहीं पे वो ऐसा नहीं हो रहा था। और लास्ट में हम ऑक्सीडेशन भी देखेंगे कि कैसे हमारे बेंजीन रिंग का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन भी स्टडी करेंगे, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाइट्रेशन पढ़ा था ना, वो नाइट्रेशन देखते हैं क्या होने वाला है इसमें। एक हाइड्रोजन निकल कर बाहर जाने वाला है और एक इलेक्ट्रोफाइल आकर यहाँ अटैक करने वाला है। इलेक्ट्रोफाइल अगर नाइट्रेट हो तो उसे नाइट्रेशन कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल अगर हमारा हैलोजन हो तो उसे हैलोजिनेशन कहेंगे। देखते हैं कैसे होता है ये। और वो जो बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आने वाले वो कहाँ पर अटैक करेंगे, यहाँ पर तो अच्छा अलग अलग पोजीशन का अलग अलग नाम है ना। इसे हम ऑर्थो कहते हैं, इस पोजीशन को भी ऑर्थो कहते हैं, इस पोजीशन को मेटा कहते हैं, इस पोजीशन को भी मेटा कहते हैं और इस पोजीशन को पैरा कहते हैं। तो वो जो बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आने वाले हैं वो कौन से ऑर्थो को अटैक करके वहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, कि मेटा में सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि पैरा में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वो भी तो हमें जानना होगा ना। तो ये सारी बातें पहले बैकग्राउंड सेट करते हैं ये नीचे दिए हुए कंसेप्ट से। देखिए फेनॉल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो अभी हम नाइट्रेशन की भी बात नहीं कर रहे, अभी हम हैलोजिनेशन की बात नहीं करते, अभी सिर्फ फेनॉल में क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो जैसे हम जानते हैं ये हमारा फेनॉल है, OH और साथ में बेंजीन रिंग। इसमें जो रेजोनेंस होता है उसके कारण देखिए ये एक के बाद एक हम यहाँ पर बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो यहाँ पर जो एरो दिया है वो एरो के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो जाए तो हमें ये मिलेगा। यहाँ पर जो एरो दिए है उसके अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो जाए तो ये मिलेगा, इनके अकॉर्डिंग हो जाए तो ये मिलेगा, और यहाँ जो एरो दिया है उनके अकॉर्डिंग हो जाए तो ये मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है अगर आप इसे देखें तो आपको जैसे हमने कहा था ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर है, तो वो देखने को मिल रहा है हमें स्ट्रक्चर 2, 3 और 4 में। देखिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड नेचर है। इसका मतलब कि हमारा फिनॉल को अगर हमने ऐसे छोड़ दिया तो ये सारे स्ट्रक्चर आपस में घूमते रहते हैं, कभी ये ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे ऐसे हो रहा है, घूम रहा है। तो काफ़ी समय ऐसा मिलेगा कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए ये बॉन्ड टूटना ज़्यादा आसान नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात और क्या इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में नोटिस कर रहे हैं कि जब रेजोनेंस हो रहा है तो ऑक्सीजन तो पॉजिटिव हो जा रहा है और अंदर जो बेंजीन के रिंग में कार्बन है वो नेगेटिव हो रहे हैं। लेकिन क्या सारे कार्बन नेगेटिव हो रहे हैं? देखिए स्ट्रक्चर 2 में ये ऑर्थो पोजीशन वाला कार्बन नेगेटिव हो रहा है, फिर स्ट्रक्चर 3 में ये पैरा पोजीशन वाला कार्बन नेगेटिव हो रहा है, स्ट्रक्चर 4 में फिर से ये ऑर्थो पोजीशन वाला कार्बन नेगेटिव हो रहा है, और स्ट्रक्चर 5 में ये नेगेटिव पॉजिटिव जुड़कर नॉर्मल हो गया। तो ये हमने देखा स्ट्रक्चर 1 में भी नॉर्मल है, यहाँ पर पॉजिटिव ऑक्सीजन पॉजिटिव, ये वाला ऑर्थो कार्बन नेगेटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिव, ये पैरा कार्बन नेगेटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिव, ये वाला ऑर्थो कार्बन नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ गया इसलिए ये पूरा न्यूट्रल। ऐसे चल रहा है ना। तो हमने क्या चीज़ नोट किया कि ये जो नेगेटिव चार्ज है बेंजीन रिंग में वो हर कार्बन के ऊपर नहीं है, वो ये ऑर्थो कार्बन के ऊपर है, ये वाला पैरा कार्बन के ऊपर है और फिर से ये ऑर्थो कार्बन के ऊपर है। तो इन जनरल अगर मैं इसका स्ट्रक्चर सोचूं तो ऐसे सोच सकता हूँ कि अगर बेंजीन रिंग में रेजोनेंस हो भी रहा है तो ये वाला कार्बन नेगेटिव होगा, या तो फिर ये वाला कार्बन नेगेटिव होगा, या तो फिर ये वाला कार्बन नेगेटिव होगा। ये मेटा वाला कार्बन देखिए कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा। तो आप बताइए जो इलेक्ट्रोफाइल बाहर से आकर अटैक करने वाला है उसका क्या काम है? इलेक्ट्रोफाइल मतलब ही कि उसे इलेक्ट्रॉन पसंद है, तो उसे इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है? ये ऑर्थो पोजिशंस में मिल रहा है और पैरा पोजिशन में मिल रहा है। देयरफॉर ये बाहर से आकर जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना वो भी ऑर्थो या पैरा पोजिशन में ही करेंगे, कभी भी मेटा पोजिशन में नहीं करेंगे। ये बात समझ आ रहा है? यही बातें देखिए यहाँ पर लिखा है। और रेजोनेंस कैसे हो रहा है वो तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ये एरो से दिखाए गए, उनके अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको रेजोनेंस भी समझ आएगा। ओके, यहाँ क्या लिखे हैं कि इन फेनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस ऑन दी एरोमेटिक रिंग। तो इस एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, अच्छी बात है। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल या OH ग्रुप हैविंग प्लस आर इफेक्ट introduces negative charge in the benzene ring and activate it towards electrophilic substitution reaction। ये OH होने के कारण ही
इस बेंजीन रिंग में एक नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो रहा है। अगर ये OH नहीं होता तो इस बेंजीन में नेगेटिव चार्ज भी नहीं आता। OH के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डालते हैं, फिर वही इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर घूमता रहता है और घूमकर फिर जाकर इनके साथ जुड़ जाता है, तो ये फिर इलेक्ट्रॉन इनके पास पूरा हो जाता है। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने रिंग में डाल दिया, अब इनके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे, पहले 4 थे अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, अभी भी 2 अभी भी 2, और फिर से जब 4 हो गए मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन निकल के इनके पास आ गए। इस 3 स्टेज में रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन खुद का है और 2 इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर इन्होंने भेज दिया। तो ये OH जो है हमारे बेंजीन रिंग के अंदर ये इलेक्ट्रॉन पुश किया है, और किस किस पोजीशन में, ऑर्थो, पैरा और फिर से ऑर्थो, इस 3 पोजीशन में इलेक्ट्रॉन वो डालते हैं। इसी को ही प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। प्लस आर इफेक्ट मतलब प्लस मतलब हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना। ठीक है, कहाँ बढ़ रहा है, हमारे बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। आर मतलब क्यों बढ़ रहा है, रेजोनेंस के कारण बढ़ रहा है। तो हमारा OH जो है वो प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। दैट मीन्स OH जब बेंजीन रिंग के संग कनेक्ट हो रहा है तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द बेंजीन रिंग, इसलिए प्लस आर इफेक्ट। ओके, और इस प्लस आर इफेक्ट के कारण ही इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा। बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर ये ऑर्थो या ये पैरा पोजीशन में, ये दोनों ऑर्थो या इस पैरा पोजीशन में अटैक कर सकते हैं। तो ये OH जो है हमारे प्लस आर इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को अंजाम देता है। और एक बात, ऑल्सो इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग E+ टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। जो E+ आने वाले उसे ऑर्थो और पैरा पोजिशन में डायरेक्ट करता है। ईट मतलब कौन, ये OH ग्रुप। ठीक है, क्यों करता है वो हमने इससे ही देख लिया स्ट्रक्चर में कि जो 2, 3 और 4 पोजीशन है वहाँ पर देखिए ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यही बात यहाँ लिखी है। इट ऑल्सो इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग ग्रुप या E+ टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इन दी बेंजीन रिंग एज दिस पोजिशन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच स्ट्रक्चर 2, 3, 4 में ये दिख रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट कॉज्ड बाई OH ग्रुप। ठीक है ना, इतनी बातें हमें समझ आई। तो इसके संग अब हम नाइट्रेशन में आ जाते हैं कि फेनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन हो रहा है नाइट्रेशन वाला। तो अब देखिए ये हमारा फेनॉल था, हमने जब इसे डाइल्यूट HNO3 के संग रिएक्ट किया तो देखिए ये ऑर्थो पोजीशन का एक हाइड्रोजन हटाकर NO2 ऐड हो गया, और फिर एक पैरा पोजीशन से भी हाइड्रोजन हटाकर NO2 ऐड हो गया। तो पैरा वाला भी बन जाएगा, ऑर्थो वाला भी बन जाएगा, सॉरी ये ऑर्थो वाला भी बन जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, और पैरा वाला भी बन जाएगा पैरा नाइट्रोफेनॉल, दोनों ही बन जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों से को हमें अगर सेपरेट करना है, क्योंकि जब रिएक्शन किया मैंने एक रिएक्शन कंटेनर में, आप सोचिए ना कि एक फेनॉल था, फेनॉल के संग हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मिलाया, तो यहाँ पर जो आउटपुट बन रहा है एक ऑर्थो वाला बन रहा है, एक पैरा वाला बन रहा है, दोनों मिक्स है। मैं ये अलग कैसे करूँगा, मुझे मान लीजिए सिर्फ ऑर्थो चाहिए था या सिर्फ पैरा चाहिए था, तो मैं कैसे अलग करूँगा, तो इसको अलग करने के लिए हीटिंग करना पड़ेगा। हमने ये देखा है कि पैरा पोजीशन का क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है ना, ऐसे लंबे सा एक जैसा अच्छा सा स्ट्रक्चर, शेप सीधा सीधा है, तो आप एक कंटेनर में अगर इसे रखना चाहेंगे ऐसे ऐसे करके बहुत सारे को टाइटली पैक कर सकते हैं, क्योंकि इनकी पैकिंग अच्छा होती है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है, और इनकी पैकिंग अच्छी नहीं, इनका शेप देखिए कैसा है अजीब सा, थोड़ा ऐसा। इस टाइप के शेप को अगर आप एक कंटेनर में रखना चाहेंगे तो अच्छा से फिट ही नहीं होगा ऐसे हर समय, है ना। तो इनकी पैकिंग अच्छी नहीं है, पैकिंग अच्छी नहीं है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये सब काफ़ी लो है। देयरफॉर अगर आप इसे हीट करेंगे तो सबसे पहले ऑर्थो वाला जो है ना वो बॉयल कर या वेपर बनकर, स्टीम बनकर यहाँ से निकल जाएगा, और उसे आप कलेक्ट करके डिस्टिल कर सकते हैं, उसे कूल कर सकते हैं, और फिर से आपको ऑर्थो मिल गया और पैरा यहीं पर रह गया। तो इस तरीके से आप इसे स्टीम डिस्टिलेशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। तो ऑर्थो आइसोमर जो है स्टीम वोलेटाइल है, वो पहले वोलेटाइल है तो निकल के वोलेटाइल वेपर बन जाएंगे, उसे आप फिर से कलेक्ट कर लीजिए कूल करके। और पैरा आइसोमर है वो लेस वोलेटाइल है, वो कंटेनर में रह जाएगा। तो इस टाइप से आप ऑर्थो और पैरा को अलग भी कर सकते हैं, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा। ठीक है, और ये ऑर्थो में ही क्यों लग रहा है, पैरा में ही क्यों लग रहा है, मेटा में क्यों नहीं लग रहा, वो हमने पहले ही देख लिया है। ठीक है, और एक बात यहाँ पर देख लेते हैं क्या, कि देखिए ये डाइल्यूट HNO3 है ना, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये सिर्फ समझने के लिए कह रहा हूँ कि NO2 और दूसरी तरफ OH। देखिए आप जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपको HNO3 मिलेगा, और यहाँ से एक H था ना, तो ये H निकला और ये OH निकला, ये दोनों मिलकर H2 बनाएंगे। ठीक,
और ये जो NO2 है वो यहाँ आकर अटैच होता है, तो ऐसा, तो इस तरीके से हमें ऑर्थो मिल गया। ठीक वैसे ही पैरा में भी आप ऐसा ही सोच सकते हैं कि यहाँ से एक H निकला, वो H के संग जुड़ के H2 बना है और ये NO2 यहाँ जुड़ के ऐसा बना है। ठीक है, ये आपको जस्ट याद रखने के लिए। अब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं तो, और 273 केल्विन मतलब ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर में, तो जाकर हमें ऐसा मोनो सब्सटीट्यूशन मिल रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन हटकर एक NO2 जुड़ रहा है। यहाँ भी एक हाइड्रोजन हटकर एक NO2 जुड़ रहा है, जस्ट पोजीशन अलग है, ये ऑर्थो में जुड़ रहा है, ये पैरा में जुड़ रहा है, लेकिन एक ही हाइड्रोजन हट रहा है और एक NO2 जुड़ रहा है, इतना तो आपको समझ आ रहा है। लेकिन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड यूज करें तो क्या होगा, पॉली सब्सटीट्यूशन होगा, मतलब कि यहाँ से और यहाँ से तीनों से ही हाइड्रोजन हट जाएंगे और तीनों में ही नाइट्रेट ग्रुप लग जाएंगे, NO2 ग्रुप। ठीक है, तो इसे फिर हम कहेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। ओके, तो नॉर्मल जब डाइल्यूट एसिड यूज कर रहे हैं तो मोनो सब्सटीट्यूशन होता है, जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज कर रहे हैं तो फिर पॉली सब्सटीट्यूशन होगा, तीन जगह से ही हाइड्रोजन हटकर वहाँ पर NO2 अटैच हो जाएगा। इसे हम कहते हैं, इनका एक ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल तो है ही, कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड, ये पिक्रिक एसिड यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो ये एक बात है। और एक यहाँ पर था छोटे से कंसेप्ट कि क्यों ये ऑर्थो पोजीशन वाला ऑर्थो आइसोमर जो ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल है, ये कम टेम्परेचर में ही एवापोरेट कर जाएगा और इससे ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। एक तो स्ट्रक्चर का मैंने बात कहा ही ऊपर, दूसरी एक बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि यहाँ पर जब ऑर्थो पोजीशन में है ना, ये ऑर्थो पोजीशन में, तो इस NO2 का ऑक्सीजन और ये OH का हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे मॉलिक्यूल के अंदर ही है, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन और उसी मॉलिक्यूल के एक ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये NO2 है, ये OH है, इन दोनों के बीच में ये डॉटेड लाइन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। किसमें देखने को मिल रहा है, ऑर्थो पोजीशन वाले नाइट्रोफेनॉल में। ये हमारा OH, ये हमारा नाइट्रो, बगल बगल में है, पास पास में। जब ये पूरा ऐसे पैरा पोजीशन में हो तो यहाँ OH, यहाँ NO2। अब ये इनका H और इनके OH के संग बॉन्डिंग मुश्किल है, काफ़ी दूर दूर है, तो ये दूसरे एक मॉलिक्यूल के OH के संग बॉन्डिंग करते हैं, ये O। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है पैरा वाला में, उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। और ये ऑर्थो पोजीशन वाले में जो मिलता है उसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को छोड़ना नहीं चाहता, और यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, उससे दूसरे मॉलिक्यूल से कुछ लेना देना नहीं है। देयरफॉर इनके मॉलिक्यूल जल्दी इजीली अलग अलग हो जाएंगे, इनके मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे। देयरफॉर ये लेस वॉलेटाइल है और ये एक्सट्रीम वॉलेटाइल है। चलिए, अच्छी बात है, ये भी हमने समझ लिया। अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन हेलोजिनेशन, मतलब कि H हटकर हेलोजन लगने वाला है। इनमें भी अलग अलग कंडीशंस है कि एक H हटकर H तो हटेगा ऑर्थो या पैरा पोजीशन से, ये तो हमें पता है। तो यहाँ एक पैरा पोजीशन से H हटकर Br लगा, या फिर एक ऑर्थो पोजीशन से H हटकर Br लगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या मिलेगा। एक का नाम है पैरा ब्रोमोफेनॉल और दूसरे का नाम है ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल। पैरा ब्रोमोफेनॉल जो है मेजर प्रोडक्ट है, मेनली यही वाले कंपाउंड बनेंगे। ये थोड़ा कम क्वांटिटी में ऑर्थो पोजीशन वाले भी बन जाएंगे। हमने कैटलिस्ट में क्या लिया एज ए कैटलिस्ट, हमने लिया है ब्रोमीन को जब फिनॉल से रिएक्ट करा रहे हैं तो सॉल्वेंट के तौर पे हमने लिया है ये लो पोलरिटी सॉल्वेंट ऑफ ये CH3 जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं, या CH2 जिसे हम कार्बन डाइसल्फाइड कहते हैं। तो ये एज ए हमने सॉल्वेंट लिया है, लो पोलरिटी वाला सॉल्वेंट। ठीक है, ये लो पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर नहीं है, लेकिन पोलरिटी कम है इनका। ठीक है, वहीं अगर हम वाटर ले या कोई अल्कोहल लेते तो उनका पोलरिटी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कम पोलरिटी वाले सॉल्वेंट जब हम ले रहे हैं ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराने के लिए, तो देखिए मोनो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन हट रहा है और एक ब्रोमीन लग रहा है, चाहे वो ऑर्थो पैरा पोजीशन में लगे या वो ऑर्थो पोजीशन में लगे, लेकिन मोनो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये याद रखना है, मोनो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, जैसे पहले वाले में हमने देखा था कि अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, देखिए
डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ कर रहे थे तो मोनो सब्सटीट्यूशन हो रहा था, लेकिन वही अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज़ कर रहे थे तो पॉली सब्सटीट्यूशन हो रहा था, तीनों ही सब्सटीट्यूट हो जा रहे थे। यहाँ पर भी अगर हम लो पोलरिटी वाले सॉल्वेंट यूज करेंगे जैसे कि क्लोरोफॉर्म या कार्बन डाइसल्फाइड तो मोनो सब्सटीट्यूशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे जैसे कि वाटर तो हमारा फिर से पॉली सब्सटीट्यूशन देखने को मिलेगा। तीन हाइड्रोजन ही रिप्लेस हो जाएंगे, 2 ऑर्थो वाले 1 पैरा वाले हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे ब्रोमीन से। देखिए व्हेन फेनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, वहाँ पर तो क्या था, लो पोलर सॉल्वेंट था, यहाँ पर हाई पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट। तो हमारा जिसे हम ब्रोमीन वाटर कहते हैं, ये ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर के संग। तो ब्रोमीन वाटर जब दिया रहेगा ना कि फेनॉल का रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, तो आपको ये पॉली सब्सटीट्यूशन करवाना है, 3 हाइड्रोजन को हटाकर 3 ब्रोमीन लगाना है। देखिए 3 हाइड्रोजन जो हटा वो बाकी 3 ब्रोमीन के संग कंबाइन करके ऐसे, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं बिल्कुल, ये जो है ये Br और ये एक Br, ठीक है। 3 हाइड्रोजन थे, मतलब एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 3 हाइड्रोजन निकलकर 3 Br के ये वाले के संग कंबाइन करके 3 HBr बना लिया, और 3 Br बाकी 3 Br जो है यहाँ पर आकर जुड़ गए, ठीक है। तो ये यहाँ पर 3 होगा, 3 3 6। तो 3 इसमें से 3 Br जो है हाइड्रोजन के संग, ये जो 3 हाइड्रोजन के थे उनके संग जुड़ के 3 Br बना लिए, और बाकी 3 Br यहाँ पर जाकर जुड़ गए ऐसे, ठीक है ना, इतनी सी बात है। और इसे वाइट पीपीटी भी मिलता है, मतलब ये रिएक्शन कराने के बाद ये जो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल है ये वाइट पीपीटी देता है, मतलब वाइट प्रिसिपिटेशन, रिएक्शन होने पर वाइट कलर के पार्टिकल्स नीचे जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये रहा पोलर सॉल्वेंट के केस में। और नॉन पोलर या लो पोलर वाले पोलरिटी वाले सॉल्वेंट यूज करेंगे जैसे कि क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन डाइसल्फाइड, तो सिर्फ मोनो सब्सटीट्यूशन होगा एट लो टेम्परेचर, ठीक है। ये बातें हमने देख ली। बीच में एक नोट है अलग से लिखा हुआ, इसके ऊपर भी थोड़ा गौर देखते हैं। अभी हमने क्या किया था, H2 ऐड किया था ना, यहाँ पे देखिए H2 ही तो है, ये ब्रोमीन है तो ये एक हेलोजन ही है, ये क्लोरीन भी हो सकता था, तो H2 ऐड किया। क्या कैटलिस्ट हमें लगा, जस्ट सॉल्वेंट हमें यूज कर रहे थे पोलर या तो नॉन पोलर। नॉन पोलर यूज कर रहे तो मोनो सब्सटीट्यूशन होगा, और अगर पोलर यूज करें जैसे कि यहाँ पर तो हमारा पॉली सब्सटीट्यूशन होगा, ये हो गया बस। लेकिन देखिए इसके पहले हमने जब हेलोजिनेशन किया था बेंजीन रिंग का, तब हम देख रहे थे कि इस हेलोजिनेशन को अंजाम देने के लिए हमें एक कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता था जिसे हम लुईस एसिड कह देते थे, जहाँ पर हमें FCl3 या आयरन FeCl3 मतलब फेरिक क्लोराइड या तो फिर आयरन ऐसा कुछ यूज करना पड़ता था इन डार्क में। ऊपर से डार्क क्यों, क्योंकि अगर लाइट रहेगा तो ये जो है ये इनका रेडिकल बन जाएगा, मतलब अगर क्लोरीन होता तो ये क्लोरीन रेडिकल्स बन जाते, फिर वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला रिएक्शन हो जाता, जो हमें नहीं चाहिए था। हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन चाहिए था। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे टूटकर रेडिकल ना बने, बल्कि ऐसे टूटकर Cl+ और Cl- बने। अब ये Cl+ और Cl- बनने में कौन हेल्प करता था, ये वाला हमारा FCl3 या आयरन। इनका काम ही था, इनको ये वीक इलेक्ट्रोफाइल थे तो इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए Cl2 को तोड़कर Cl+ और Cl- बनाने का काम था इनका, और उसके बाद जाकर वो अटैक करते थे इस पर, या भाई इलेक्ट्रोफाइल बन गए, ये इलेक्ट्रोफाइल एक बन गया, वो इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करेगा इस पर और ये काम होगा। यहाँ पर ये वाले जो हमने ऊपर अभी पढ़ा, यहाँ पर देखिए ऐसा कोई भी हमें ऐसा एक लुईस एसिड टाइप के कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। इसका कारण सिर्फ यही है कि OH ग्रुप होने के कारण, यहाँ तो OH ग्रुप नहीं था, यहाँ पर CH3 लगा है या कुछ भी नहीं लगा होता, इनमें OH ग्रुप होने के कारण इस रिंग को वो पहले से ही बहुत एक्टिवेट करके रखे हैं। हमने देखा ना कि OH ग्रुप होने के कारण यहाँ पर और यहाँ पर इन 3 पोजीशन में नेगेटिव चार्ज बार बार आता ही रहता है। तो ये फैसिलिटी हमें यहाँ नहीं मिल रहा था इस केस में, क्योंकि यहाँ पर तो OH ग्रुप नहीं था। ये CH3 का काम उल्टा है, ये और इलेक्ट्रॉन बल्कि बेंजीन रिंग से निकाल लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी बेंजीन रिंग में, तो फिर कोई इलेक्ट्रोफाइल क्या ही आकर अटैक कर पाएगा अच्छे से। तो यहाँ OH होने के कारण ये इससे ज़्यादा एक्टिव करके रखता है बेंजीन रिंग को, ताकि एक इलेक्ट्रोफाइल आए और अटैक करे। यहाँ पर OH नहीं होने के कारण आप कह सकते हैं कि हमारा बेंजीन रिंग उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। देयरफॉर मुझे कुछ बाहर से एजेंट यूज़ करके ये इस इलेक्ट्रोफाइल को ज़्यादा एक्टिव कराना पड़ता है, ताकि वो जाकर बेंजीन रिंग के कम
एक्टिव बेंजीन रिंग में भी जाकर अटैक करते हैं, ठीक है ना। यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है एक छोटे से नोट में, आप एक बार देख सकते हैं। द यूजुअल हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड सच एज FeBr3 मतलब फेरिक ब्रोमाइड, या फिर F3 मतलब कि फेरिक आयन चाहिए मुझे, F3 वाला, F3 मतलब हो गया ऐसे F3+, ये फेरिक आयन चाहिए मुझे। विच पोलराइजेज द हेलोजन, इस हेलोजन को पोलराइज करने के लिए, ये इसी के कारण ये हेलोजन हमारा ये X+ और X- में पोलराइज होता है। बट इन केस ऑफ फेनॉल polarization of bromine molecule take place even in the absence of ferric Lewis acid like FeBr3 या FeCl3 या Fe, इनके एब्सेंस में ही ये पोलराइजेशन हो जाता है। क्यों? इट इज़ ड्यू टू द हाईली एक्टिवेटेड इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सिल या OH ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग। जो फेनॉल में OH ग्रुप अटैच्ड है ना यहाँ पर, उस OH ग्रुप के कारण ही हमारा बेंजीन रिंग हाईली एक्टिव है। देयरफॉर हमें इनको अलग से पोलराइजेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। वेयरएज अगर ये फेनॉल के जगह अगर ये बेंजीन होता, सिर्फ बेंजीन, ये आपको समझने वाली बात है कि आपको ये चीज़ नहीं यूज करना पड़ेगा। Fe या FeBr3 या FeCl3 ये नहीं यूज करना पड़ेगा अगर आपके पास फेनॉल है तो। लेकिन अगर आप बेंजीन का करवा रहे हैं हेलोजिनेशन, सिर्फ बेंजीन का हेलोजिनेशन करवा रहे हैं, या तो फिर टोलुइन का हेलोजिनेशन करवा रहे हैं, ऐसा इनका नाम है टोलुइन, तो बेंजीन का हेलोजिनेशन करा रहे या टोलिन का हेलोजिनेशन करा रहे तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा एज ए कैटलिस्ट, तभी जाकर हेलोजिनेशन होगा। लेकिन फेनॉल के केस में आपको ऐसा कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं करना है। तो ये एक पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है जो आपको याद रखने वाली बात है। फेनॉल के केस में कोई ऐसा कैटलिस्ट नहीं यूज़ करना है, सिर्फ ये एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया गया। इस बेंजीन को तो कहीं डिजॉल्व करके रखना है तभी तो रिएक्शन होगा, तो इसे एक सॉल्वेंट के जैसे यूज़ किया गया है। ये सॉल्वेंट अगर लो पोलर वाला सॉल्वेंट है तो सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, और ये सॉल्वेंट अगर हाई पोलर है जैसे कि बेंजीन वाटर यूज होगा तो पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा। वेयरएज अगर हमारा टोलुइन होता या बेंजीन होता तो उनका हेलोजिनेशन करवाने में हमें ये लुईस एसिड का यूज़ करना है। ये सारे जो है एक लुईस एसिड के जैसे काम करते हैं। ये लुईस एसिड आयरन हो या फिर आयरन ब्रोमाइड या फिर आयरन क्लोराइड। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हमने समझ ली। अब हम आते हैं ओल्वेज रिएक्शन में। यहाँ पर जैसे हमने पहले ही कहा था, यहाँ पर H हटेगा और एक H हटेगा और H की जगह क्या आएगा, COOH। इतनी सी बात हो रही है, ठीक है। तो ये ओल्वेज रिएक्शन है। कैसे कर लें? फिनॉल है, फिनॉल में अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस डाला, बेस डालने के कारण ये H और ये OH एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन करके वाटर बना दिए, और ये Na इस O के साथ कॉम्बाइन करके ONA। ठीक है, अब ये पूरे को हम कहते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। नाम आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आप ये देखेंगे तो इसमें सोडियम है, इसमें फेनॉल ग्रुप है और ये ऑक्सीजन भी है, तो सोडियम फेनॉक्साइड। अगर ये Na नहीं होता तो कैसा दिखता था, ये ऐसा दिखता था, बेंजीन रिंग और ये माइनस। इसे हम कहते थे फेनॉक्साइड आयन, सिर्फ फेनॉक्साइड आयन। अब फेनॉक्साइड आयन के साथ अगर Na जुड़ गया तो ये हो गया सोडियम फेनॉक्साइड। तो ये हमारा सोडियम फेनॉक्साइड, यहाँ का OH और यहाँ का H कॉम्बाइन करके वाटर बनता है, और ये Na ये O के साथ कॉम्बाइन करके सोडियम फेनॉक्साइड। अब इस सोडियम फेनॉक्साइड का पहले कार्बन डाइऑक्साइड के संग रिएक्शन होगा। जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मतलब COO लिख सकते हैं, तो इस पोजीशन पे पहले से ही H था, बीच में COO भी घुस गया तो ये बन गया COH। ठीक है, और बाद में एसिड के संग रिएक्शन होगा ताकि ये Na यहाँ से निकल जाए और H+ यहाँ आकर जुड़ जाए, तो वो H+ यहाँ आकर जुड़ गया, तो ये भी फिर से Na हटकर H लग गया। तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इनका जस्ट यही 2 स्टेप है कि फेनॉल को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग रिएक्ट कराएं तो सबसे पहले सोडियम फेनॉक्साइड मिलेगा, फिर 1 और 2 करके लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिड, ये H+ मतलब कोई एसिड हो सकता है, इसके संग रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो यहाँ पर COOH आया, और एसिड के कारण ये Na हटकर H आया, तो ये हमें मिल गया। क्या मिल रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ अगर मैंने देखा
तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटकर COH अटैच हो गया। यही याद रखने की तरीका है। तो हाइड्रोजन की जगह COH अटैच्ड। रिएक्शन का नाम है कोल्बे रिएक्शन। एक बार लिटरेचर भी देख लेते हैं। फेनॉल ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम फेनॉक्साइड विच इज मोर रिएक्टिव देन फेनॉल। तो इसको इसके संग ट्रीट किया तो हमें सोडियम फेनॉक्साइड मिला जो फेनॉल से ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, सोडियम फेनॉक्साइड अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के संग, तो ये हटा और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जाकर जुड़ा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो गिव ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, सिर्फ बेंजोइक एसिड किसे कहेंगे, ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट हमारा बेंजोइक एसिड है। जैसे कि ऐसे हमारा एक बेंजीन रिंग है, ये बेंजोइक एसिड है। इसके ऑर्थो पोजीशन पे मान लेता हूँ ये ऑर्थो पोजीशन है, इस ऑर्थो पोजीशन में एक OH लगा दिया मैंने, तो यही हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, यही तो इसी को इन्हीं का कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड। तो यही हमारा सैलिसिलिक एसिड है। यहाँ पर देखिए नंबरिंग जब हमने किया है तो ये इनको 1 दिया है, COH को 1 दिया है, क्योंकि प्रायोरिटी ऑफ COH कार्बोक्सिल ग्रुप का ज़्यादा होता है कंपेयर टू एल्कोहल। यहाँ लिखा देखिए फंक्शनल ग्रुप COH हैज़ मोर प्रायोरिटी देन OH। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी एल्कोहल से ज़्यादा है, इसलिए इसे नंबर 1, ऑब्वियसली इसे नंबर 2। तो इनका नॉमेनक्लेचर भी कैसे कर रहे हैं कि 2 पोजीशन पे OH लगा है तो 2 हाइड्रोक्सी, बाकी तो ये बेंजोइक एसिड है। जैसे हमने यहाँ पर कहा ना कि ये हमारा बेंजोइक एसिड है, ये हमारा बेंजोइक एसिड है, इसके 2 पोजीशन पे मैंने एक हाइड्रोक्सी लगा दिया, तो ये हो गया हमारा सैलिसिलिक एसिड कॉमन नेम, और IUPAC नेम है 1, ये 2, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है ना। चलिए, तो ये था हमारा कोल्बेज रिएक्शन। दूसरी तरफ है राइमर टाइमन रिएक्शन। यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, जैसे हमने ऊपर में COH ऐड किया था, यहाँ पर CHO ऐड करेंगे, तो वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड हो रहा था, यहाँ पे एल्डिहाइड ऐड होगा। कैसे होगा देखिए, फिर से वही काम करना है। सबसे पहले हमारे पास जो फेनॉल है उसे हम एक्वस NaOH के संग इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म, इनके संग अगर रिएक्ट कराए तो हमें मिल रहा है जो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, NaOH के कारण जैसे पहले हो रहा था, ये OH के साथ ये H रिएक्ट करेगा, वाटर बना देगा, और ये Na जो है इनके संग अटैच होकर ये Na, तो इतना तो हमने पहले भी देख लिया था। साथ में जो ये CHCl3 है वो यहाँ अटैक करके एक बॉन्ड बना ले रहा है CHCl2 का। यहाँ से जो H निकल रहा है वो H ये Cl में से एक CHCl3 में से एक Cl निकाल कर उसके संग HCl बना लेता है, तो यहाँ क्या रह जाएगा CHCl2, वो यहाँ जाके अटैच हो गया। ठीक है ना। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये टूट रहा है CHCl2 और Cl के साथ, जैसे ये टूट रहा है, ये टूट रहा है Na और OH के जैसे। ठीक है, यहाँ पर एक H है ऑलरेडी, ये H और ये Cl कॉम्बाइन किया, ये OH और ये H कॉम्बाइन किया, फिर ये वाले O के संग ये Na मिलेगा, और यहाँ पर जो ये H हट गया तो उसकी जगह ये CHCl2 ले लेता है, तो ये बना, ये ऐसे हमारा इंटरमीडिएट बना। अब इस इंटरमीडिएट में फिर से NaOH डाला हमने, तो अब देखिए ये वाला पूरा Cl2 यहाँ से निकल कर यहाँ पर एक O आ गया। तो कार्बन का जो देखिए ये तो बेंजीन रिंग के संग कनेक्टेड था, कार्बन एक हाइड्रोजन के संग कनेक्टेड थे और 2 क्लोरीन के संग कनेक्टेड था कार्बन, है ना, ये वाला। अब ये 2 क्लोरीन यहाँ से गया और 2 क्लोरीन जाकर एक ऑक्सीजन आ गया। अभी कार्बन एक ऑक्सीजन के संग डबल बॉन्ड बनाकर यहाँ कनेक्टेड है। ठीक है, ये कार्बन एक ऑक्सीजन के संग डबल बॉन्ड बना रहा है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। यही तो है CHO एल्डिहाइड ग्रुप CHO, ये देखिए ये CHO हो गया ना। अब
मुझे फिर से ये Na हटाना है और यहाँ पर हाइड्रोजन लाना है, तो एसिड रखूँगा, एसिड जैसे ही रखूँगा ये Na निकल जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आकर ऐड हो गया, तो ये मिला हमें। यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्कोहल से अगर आप इसे कंपेयर करें तो सिर्फ इस पोजीशन में हमें एक CHO ग्रुप ऐड हो गया, है ना। ओके, तो इस टाइप से हम रिएक्शन कर रहे हैं। ये हमारा इंटरमीडिएट था, इनका नाम क्या है, कॉमन नेम है सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड्स जैसे था वैसे ही सैलिसिल एल्डिहाइड। और IUPAC नेम फिर से एल्डिहाइड का जो प्रायोरिटी है वो अल्कोहल से ज़्यादा है, इसलिए इसे 1 इसे 2 देंगे। तो 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल है और बाकी तो ये बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, ऐसा एक बेंजीन रिंग में अगर एल्डिहाइड लगा है तो इसे हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। अब इसके ऑर्थो पोजीशन पे या 2 नंबर, ये 1 पोजीशन है तो ये 2 पोजीशन में एक OH लगा दे तो इसे हम कहेंगे 2 हाइड्रोक्सिल बेंजल्डिहाइड। तो यही इनका नाम 2 हाइड्रोक्सिल बेंजल्डिहाइड, और जिनका कॉमन नेम है सैलिसिल डिहाइड। लिटरेचर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि फेनॉल ऑन ट्रीटिंग विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इंट्रोड्यूसेस CHO ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन ऑफ द बेंजीन रिंग। तो इस ऑर्थो पोजिशन ऑफ द बेंजीन रिंग में एक CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देता है, कर दिया, इंटरमीडिएट बना रहे हैं, फिर ये CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहा है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड राइमर-टाइमन रिएक्शन। द इंटरमीडिएट सब्सटीट्यूटेड बेंजल क्लोराइड, इनकी बात कर रहे हैं, ऑन हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एल्कालाई दैट इज NaOH, इनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे और NaOH दोनों रखेंगे तो हमें सैलिसिल एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो पहले हमने इनका NaOH के संग कॉम्बाइन किया तो हमें ये मिला, साथ में हाइड्रोलिसिस की तो ये Na हटकर ये मिला। तो ये इस टाइप से ये 4 स्टेप्स आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे करके हमें ये मिल रहा है अल्टीमेटली। ओके, जस्ट आपको ये याद रखना है कि आप क्या यूज़ करें। फिनॉल के संग आप क्लोरोफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, एक्वस NaOH यूज़ कर रहे हैं और H+ यूज़ कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ये सब जब भी करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन में एक CHO ऐड होता हुआ दिखेगा, दैट इज एज पर राइमर-टाइमन रिएक्शन। यहाँ पर एज पर कोलबेज रिएक्शन क्या होगा, जस्ट वही याद रखना है कि इनके साथ आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। एक NaOH यूज़ कर रहे हैं और सेकेंड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड और फिर H+ यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, एक ऑर्थो पोजिशन में COOH ऐड हुआ मिलेगा। इसे हम कहते हैं कोलबेज रिएक्शन, ठीक है। अब आते हैं जिंक में। जैसे हमने कहा था जिंक के संग, जिंक एक ऐसा कंपाउंड है, सॉरी एलिमेंट है, जिसके संग फिनॉल का रिएक्शन होता है तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ना ये टूटता है, बाकी किसी के संग नहीं टूटता। तो ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन यहाँ से निकल के बाहर और जिंक के संग कॉम्बाइन होकर ZO, और हाइड्रोजन जो था वो यहाँ पे अटैच्ड है। यहाँ पर हर जगह हाइड्रोजन रहता है, हम दिखाते नहीं है लेकिन हाइड्रोजन रहता है। तो जो हाइड्रोजन था वो एज इट इज़ रह गया, सिर्फ यह हाइड्रोजन का ऑक्सीजन जो था वो निकल कर जिंक के संग कॉम्बाइन हो गया। देखिए क्या लिखा है, फेनॉल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट। तो देख ले रहे हैं ना, ये फेनॉल था, ये फेनॉल था, ये बेंजीन बन गया ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट। दिस इज ओनली रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन द फेनॉल। ये फेनॉल का CO बॉन्ड इसी रिएक्शन में सिर्फ क्लीवेज होता है, ठीक है। लास्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन। अब हमारे फिनॉल का ऑक्सीडेशन होने वाला है, मतलब फिनॉल ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना, इसी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन जब हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन हट रहा है, अच्छी बात है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो भी हट गया और उसकी जगह ऑक्सीजन आ गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हटना भी हो रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन का हटना प्लस ऑक्सीजन का आना भी हो रहा है, ठीक है। ऐसे आप देखिए, यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन का जाना और यहाँ पे हाइड्रोजन का जाना और ऑक्सीजन का आना दोनों हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। ऐसे होने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए ये कार्बन इस ऑक्सीजन के संग डबल बॉन्ड और यहाँ पर कार्बन इस ऑक्सीजन के संग डबल बॉन्ड। इस प्रोडक्ट का नाम है पैरा बेंजोक्विनोन, ओके, पैरा बेंजोक्विनोन। ओके, ये कैसे बनेगा, ऑब्वियसली हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा तभी तो इनका ऑक्सीडेशन होगा। तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्रोमिक एसिड।
अब ये क्रोमिक एसिड क्या है, देखिए CH2CrO4 क्रोमिक एसिड। कैसे बनेगा क्रोमिक एसिड? क्रोमिक एसिड बन रहा है सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाकर। तो इसलिए देखिए यहाँ पर क्रोमिक एसिड की जगह कभी आपको ऐसा भी दे सकते हैं रिएक्शन में, सोडियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक साथ दे सकता है, या तो वो सीधा ऐसे क्रोमिक एसिड भी लिख सकता है। दोनों आपको सेम समझना है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करेगा फेनॉल का। कैसे ऑक्सीडाइजेशन करेगा? ऑक्सीडेशन यहाँ से हाइड्रोजन को निकालता है और यहाँ से हाइड्रोजन को निकालता है एज वेल एज ऑक्सीजन को डालता है। तो आपको मिलेगा क्या कंपाउंड? फाइनली डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ, जिसे हम कहते हैं पैरा बेंजोक्विनोन। ठीक है, यही बातें यहाँ लिखी है। तो क्रोमिक एसिड जो H2CrO4 है इज अ पावरफुल एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 एंड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। ये oxidation of phenol with chromic acid produces a conjugated डाइकीटोन नोन एज बेंजोक्विनोन। तो ये डाइकीटोन है, ये डबल बॉन्ड O तो होते ही आपको ये पता है ना कि C के संग डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ फिर C हो तो इसे हम कीटोन कहते हैं। तो ये देखिए ये C है, C के संग डबल बॉन्ड O और इधर भी एक C है, इधर भी एक C है, तो यहाँ एक कीटोन है। ये इतने जगह पे कीटोन दिख रहा है और यहाँ भी अगर आप देखें तो फिर इतने जगह पे आपको इतने जगह पे कीटोन दिख रहा है। इसलिए वो कहा है कि कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन जिनका नाम है बेंजोक्विनोन, ये आपको मिलता है। ठीक है, ये बात हमने यहाँ से देखा। और एक बात है कि अगर आप इसे, तो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तब जाकर ये पैरा बेंजोक्विनोन बन रहा है। अगर हम OH को मतलब फिनॉल को ऐसे ही खुला छोड़ दें हवा में तो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है एयर में वो ही इसको धीरे धीरे ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन धीरे धीरे करेगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने से जल्दी हो जाते हैं और अगर खुले में छोड़ दूंगा तो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होगा और धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर ये क्यूनॉन बनाएगा। ठीक है, और जब ये क्यूनॉन बनाएंगे तो इनका कलर जो है डार्क होता जाएगा। तो यही बात यहाँ लिखा है कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल आर स्लोली ऑक्सीडाइज टू डार्क कलर मिक्सचर कंटेनिंग क्यूनॉन। तो एक डार्क कलर मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है जिनमें क्यूनॉन रहता है। तो ये भी एक जानने वाली बात है, याद रखने वाली बात है। ओके, तो यहाँ एक क्वेश्चन आंसर सैंपल देख लेते हैं। गिव स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोडक्ट व्हेन फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट्स। तो ये जो फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्शन हो गए तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा वो ये कह रहे हैं। नंबर 1 है ब्यूटेन 1 ऑल विथ HCl एंड ZnCl2। ये HCl एंड ZnCl2 एक साथ देखकर आपको क्या याद आ रहा है? लुकस रिएजेंट। लुकस रिएजेंट। ओके, तो इस लुकस रिएजेंट का क्या काम था कि अगर इनका यूज होता था फॉर टेस्ट ऑफ डिग्री ऑफ अल्कोहल, कि हमारा अल्कोहल 3 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 1 डिग्री है। अगर हमारा अल्कोहल 2 डिग्री है तो जैसे ही लुकस रिएजेंट अल्कोहल में डाला जाएगा ये अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, और जैसा ही अल्काइल हैलाइड लुकस रिएजेंट में आता है वो सॉल्युबल नहीं होता इसमें, देयरफॉर टर्बिडिटी आपको मिलता है, टर्बिडिटी। और ये टर्बिडिटी कब मिलेगा? इमीडिएटली। अभी हमने पढ़ा ही इसे, इमीडिएट टर्बिडिटी मिलेगा। इस केस में टर्बिडिटी कब मिलेगा? इस केस में टर्बिडिटी मिलेगा आफ्टर 2 to 5 मिनट्स। आफ्टर 2 to 5 मिनट्स तो हम समझेंगे कि ये हमारा जो अल्कोहल गिवन अल्कोहल था वो 2 डिग्री अल्कोहल था, और 1 डिग्री अल्कोहल जब रहेगा तो टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर में मिलेगा ही नहीं, नॉट एट रूम टेम्परेचर। टर्बिडिटी पाने के लिए हमें हीट करना पड़ेगा इसे। तो ये 3 केसेस थे जिससे हम एक्चुअली डिग्री ऑफ अल्कोहल पता करते थे बाय यूजिंग लुकस रिएजेंट। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा अल्कोहल है इसे ड्रॉ करके समझते हैं कि ये ब्यूटेन 1 ऑल कौन सा अल्कोहल है। ब्यूटेन मतलब 1 2 3 4 कार्बन रहेंगे और एक जैसे नंबरिंग भी कर देता हूँ 1 2 3 4 ऐसे। तो ये 1 नंबर कार्बन पे एक OH है। बाकियों का क्या? बाकियों में सब ये लगा है हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे। अब आप देखिए
कितना डिग्री वाला कार्बन है, किस टाइप का, सॉरी कितने डिग्री वाला अल्कोहल है, 1 डिग्री या 2 डिग्री 3 डिग्री। जो कार्बन में हमारा OH लगा है वो कार्बन ये रेड है। तो जिस कार्बन में हमारा OH लगा है वो खुद और कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 तो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, तो सिर्फ एक कार्बन से और कनेक्टेड है। देयरफॉर ये जो हमारा ब्यूटेन 1 ऑल है, ये जो यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, ये एक्चुअली 1 डिग्री अल्कोहल है। और हमने क्या देखा कि 1 डिग्री अल्कोहल में जब HCl रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, जिसे हम टुगेदर क्या कहते हैं, लूकस रिएजेंट इसे, ठीक है। इसके प्रेजेंट में जब ऐसा होता है तो हमें क्या मिलेगा, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर में कोई रिएक्शन होगा ही नहीं इसमें। ओके, आगे देखते इसमें क्या कह रहे हैं सेकंड केस में। यहाँ लिखा है ब्यूटेन 1 ऑल विथ HBr। तो ब्यूटेन 1 ऑल फिर से ड्रॉ करते हैं और HBr के संग रिएक्ट कराते हैं। तो ये अल्कोहल का HBr मतलब HX के साथ रिएक्शन है। ये ऊपर वाला भी अल्कोहल का HX के साथ रिएक्शन था। ये देखिए HX है ना, मतलब हाइड्रोजन और एक हेलोजन ग्रुप है HX, तो इसे हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। तो अल्कोहल का हाइड्रोजन हैलाइड के संग जब रिएक्शन होता है तो ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होता है, यहाँ से OH हटकर चला जाएगा और इस H के संग कॉम्बाइन होकर Cl बना वाटर बनाता है, और ये Cl इसके साथ यहाँ आकर अटैच होता है, जैसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में था। यहाँ एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट था ऐसा ROH प्लस HX, यहाँ कॉम्बाइन करके RX मिलेगा प्लस H2O। कैसे हो रहा है, ये ब्रेक होता है, यहाँ से क्लीवेज हो रहा है, तो ये R प्लस और ये O माइनस, या ये भी ब्रेक होता है, तो ये भी ऐसे H प्लस और X माइनस। अब ये माइनस वाला प्लस के साथ कॉम्बाइन हो रहा है और ये प्लस वाला माइनस के साथ कॉम्बाइन होकर वाटर। तो ये स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट था। इस केस में हमारा अल्कोहल किस तरीके से काम करता है, क्योंकि C और O का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो माई अल्कोहल इज एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये प्लस है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम करता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। अब इसे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, तो ये कैसा दिखेगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ये हमारा हो गया ब्यूटेन 1 ऑल, इसके साथ HBr जब कॉम्बाइन करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा और ये Br यहाँ कर अटैच होगा और ये H एंड OH मिलकर वाटर बनाएगा। यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ पर क्योंकि ये लूकस रिएजेंट नहीं है तो इसमें टर्बिडिटी और रिएक्शन ही नहीं होगा, ये सारे इश्यूज नहीं है। देखिए यहाँ पर HCl के साथ ये जिंक क्लोराइड भी था, ये लूकस रिएजेंट जैसे काम कर रहे थे, तो यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल में रिएक्शन नहीं होगा एट रूम टेम्परेचर, 2 डिग्री में रिएक्शन होगा। और आपको यहाँ पर जैसे यहाँ मिल रहा है ना कि आपको अल्कोहल के संग HX का रिएक्शन करके ये अल्काइल हैलाइड, तो 2 डिग्री में भी यहाँ पर आपको ये हटकर अल्काइल हैलाइड मतलब ये Cl लग जाएगा यहाँ पर, तो 2 डिग्री में भी आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा, 3 डिग्री में भी मिलेगा इस केस में लूकस रिएजेंट वाले में, लेकिन 1 डिग्री में नहीं मिलेगा। और यहाँ क्योंकि ये लूकस रिएजेंट नहीं है, HBr है, HBr HX के जैसा काम कर रहा है HBr, तो इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट OH हटाकर यहाँ हेलोजन लग जाता है। इससे हमको क्या मिल रहा है, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड मिल रहा है। ये एक टाइप का अल्कोहल है ना, देखिए अल्कोहल से हमें क्या मिल रहा है, अल्काइल हैलाइड। यहाँ चाहे ये 1 डिग्री हो या 2 या 3 कुछ भी हो, यहाँ रिएक्शन होगा। लूकस रिएजेंट के केस में सिर्फ 1 डिग्री में रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये 1 डिग्री था, लूकस रिएजेंट था, रिएक्शन नहीं होगा। बाकी 2 डिग्री और 3 डिग्री रिएक्शन होगा। 3 डिग्री में रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, इसलिए आपको इमीडिएटली टर्बिडिटी देखने को मिलता है, और 2 डिग्री में रिएक्शन स्लो है, इसलिए टर्बिडिटी मिलेगा, लेकिन वो 2 से 5 मिनट के बाद मिलेगा। अब ये टर्बिडिटी मिलता क्यों है, टर्बिडिटी मतलब होता है कि जो अल्कोहल जब हमारे HX के संग रिएक्ट करते हैं तो अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। अब ये अल्कोहल हमारे लूकस रिएजेंट में सॉल्यूबल है, लेकिन जो अल्काइल हैलाइड बन रहा है ना आफ्टर रिएक्शन, वो हमारे लूकस रिएजेंट में सॉल्यूबल नहीं है, इसलिए हमें टर्बिडिटी देखने को मिलता है। ओके, तो टर्बिडिटी कब देखने को मिलेगा, जब ये रिएक्शन होगा, एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा जो सैंपल है वो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, तभी तो वो लूकस रिएजेंट में टर्बिडिटी दिखाएगा।
और ये जल्दी कब बनता है 3 डिग्री अल्कोहल में, क्योंकि इनका रिएक्टिविटी हाई होता है। 2 डिग्री अल्कोहल में थोड़ा लेट से बनता है, इसलिए टर्बिडिटी भी थोड़ी लेट से आता है। 1 डिग्री में बिल्कुल ही नहीं बनता है एट रूम टेम्परेचर, हीट किया जाए तो बनेगा टर्बिडिटी इन लूकस रिएजेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमने लूकस रिएजेंट नहीं लिया ना, यहाँ पर जस्ट हम HBr ले रहे हैं। यहाँ पर अगर सिर्फ HCl लेते तो यहाँ पर होता, ये HCl और ZnCl का कॉम्बिनेशन को ही लूकस रिएजेंट कहते हैं, जो टेस्ट ऑफ एल्कोहल का 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री करने के काम आता है, ठीक है। इतनी सारी बातें हम यहाँ जान लिए। तो इनका रिएक्शन जब होगा तो जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें यहाँ पर CH3 CH2 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 Cl, सॉरी Cl लिख दिया मैंने, Br ये मिला, साथ में H2। अब इनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं 1 2 3 4। तो ये क्या है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, मिल गया हमें। आगे देखते हैं यहाँ पे अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है SOCl2। ये SOCl2 को हम कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। और अल्कोहल का रिएक्शन जो थायोनिल क्लोराइड से होता है, आप थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे तो अल्कोहल का रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड हमें देता है एल्काइल हैलाइड। और ये एक प्रोसेस था फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। ये हमने एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब हमें एल्काइल हैलाइड बनाना है फ्रॉम अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, तो उस समय हमने थायोनिल क्लोराइड यूज किया था। और ये मेथड बहुत फेमस था, इनका एक अलग से नाम है, इनका नाम है डार्जेंस प्रोसेस, डार्जेंस प्रोसेस। ये थोड़ा फेमस था। क्यों फेमस था? क्योंकि इसमें अभी दिखाते हैं, आपको याद आएगा कि हमारे पास मान लीजिए CH3 CH2 ये है ना, CH2 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 OH ये है, प्लस थायोनिल क्लोराइड है SOCl2। तो हमें आउटपुट जो मिलेगा, ये तो एल्काइल हैलाइड बनाने का रिएक्शन है कि हमें अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना है। तो यहाँ भी ये यहाँ से इतना ब्रेक होकर निकलता है और ये Cl यहाँ पर आता है, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड बन रहा है CH3 CH2 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 Cl, ये एल्काइल हैलाइड बना। साथ में ये SO के साथ ये ऑक्सीजन मिलकर SO2 बनाएंगे, ठीक है। और साथ में ये हाइड्रोजन के संग एक या 2 क्लोरीन है ना, तो एक ही क्लोरीन तो यूज हुआ है और एक क्लोरीन तो रह गया, वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl बनाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये और ये सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों ही एस्केपेबल गैस है, एस्केपेबल गैस मतलब ऐसे गैस है जो रिएक्शन में उड़कर बाहर निकल जाएंगे। तो रह क्या जाएगा? सिर्फ ये एल्काइल हैलाइड। तो हमें जस्ट प्योर एल्काइल हैलाइड मिल जाता है इस रिएक्शन में, साथ में कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं मिलता, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट है वो गैस बनकर उड़ जाते हैं। इसलिए ये थायोनिल क्लोराइड के संग हम अल्कोहल को रिएक्ट करके एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। ये फेमस रिएक्शन, इनका नाम है डार्जेंस प्रोसेस। ये हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल इस टॉपिक में पढ़ा था अंडर चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, ओके। इनका नॉमेनक्लेचर करें तो ये 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ तक आया समझ। अब एक दूसरा अल्कोहल ले लिए हैं, उसको भी फिर रिएक्शन कराना है HCl ZnCl2 से, मतलब ये भी एक लूकस रिएजेंट से रिएक्शन कराना है इनका, ठीक है। लेकिन देखते हैं कि कौन सा डिग्री अल्कोहल है। तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। कैसे करेंगे? पहले ब्यूटेन है ना, मतलब 4 कार्बन हमें ड्रॉ कर देना है बिना कुछ सोचे, ठीक है। इस 4 कार्बन ड्रॉ करने पे नंबरिंग भी कर देता हूँ कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो बोल रहे हैं कि 2 नंबर कार्बन पे हमें OH चाहिए, तो ये चलिए डाल देते हैं 2 नंबर कार्बन पे OH, तो O अल्कोहल हो गया। और क्या कह रहे हैं कि 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल भी है, यहाँ पर मिथाइल भी है CH3, बस ये कह दिया। बाकी सब
जहाँ हाइड्रोजन जहाँ जितना डालना है डाल देते हैं। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा, इसके तो 4 बॉन्ड हो ही गए, यहाँ कुछ नहीं होगा। ये 3 नंबर वाले कार्बन पे H3 पे फिर 2 हाइड्रोजन होगा, एक ऊपर एक नीचे, और ये इसमें कितने होंगे 3 हाइड्रोजन, ऐसे 1 2 3, तो इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ H3। ठीक है, तो ये हमारा गिवन अल्कोहल था। इसके संग हमें रिएक्ट कराना है HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, मतलब लूकास रिएजेंट। अब देखिए रिएक्शन होगा कि नहीं। देखिए ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है, तो ये रेड वाला कार्बन के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए कि ये रेड वाला कार्बन जो है ये OH के संग कनेक्टेड है। अब ये और कितने कार्बनों के संग कनेक्टेड है, तो इसके इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। इसका खुद का तो हाइड्रोजन एक भी नहीं है, एक OH से कनेक्टेड और 3 कार्बन से कनेक्टेड है। मतलब ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है, सीधी सीधी से ये 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल को आप टर्शरी अल्कोहल भी कहते हैं। तो टर्शरी अल्कोहल तो बिल्कुल लूकास रिएजेंट के संग रिएक्ट करेगा और जल्दी से टर्बिडिटी देगा, रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, ठीक है, ये बाहर, और यहाँ से HCl का Cl अंदर। ठीक है, अब ये जो OH निकल रहा है ये HCl का जो H है उसके संग रिएक्ट करके वाटर देगा और ये Cl यहाँ अटैच होगा। इतनी सी बात है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिर, और ये ऊपर Cl हो गया, साथ में H2O। ये है हमारा कंपाउंड यहाँ पर, और इसमें टर्बिडिटी हमें मिलेगा और इमीडिएट मिलेगा, इमीडिएट टर्बिडिटी। और इमीडिएट टर्बिडिटी मिलने का मतलब ही है कि ये हमारा जो अल्कोहल था 3rd डिग्री अल्कोहल था। ठीक है, इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, 1 2, ये वाला 2, ये 3, ये 4 एज यूजुअल। तो 2 नंबर कार्बन पे क्लोरीन भी है और 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल भी है, तो इनका नॉमेनक्लेचर होगा ऐसा 2 क्लोरो। क्यों क्लोरो, क्योंकि C पहले आता है, ये C, और ये मिथाइल का M है तो M बाद में आता है, इसलिए 2 क्लोरो डैश 2 मिथाइल, और फिर कितने कार्बन है, 4 है, तो ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हमारा प्रोडक्ट है इसमें। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब यहाँ फिर से इस अल्कोहल का रिएक्शन है लेकिन विथ HBr, सेम अल्कोहल है। हाँ, तो लिख लेते हैं CH3 C CH2 CH2 CH3, ऊपर में OH लिख ले रहे हैं, नीचे में CH3 लिख ले रहा हूँ। देखिए सेम अल्कोहल है, यहाँ भी था 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 और 2 मिथाइल ब्यूटेन 2, जो यहाँ पे ड्रॉ किया वही यहाँ पे ड्रॉ किया। अब साथ में HBr। ठीक है, रिएक्शन होगा फिर से यही है, ये वाला बॉन्ड का क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, OH बाहर और Br अंदर। तो ये क्या हो रहा है, अल्कोहल से हम बना रहे हैं क्या, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, HX के रिएक्शन के साथ जो हमने अभी पढ़ा था, ये एक टाइप से क्या कह सकते हैं, HX हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, तो बस CH3 C, ऊपर में Cl, यहाँ फिर CH2 CH3, ये CH3, और साथ में H2O बनेगा, ये वाला H और ये OH मिलकर H2O। ओके, ये भी नाम भी इनका सेम होगा। सॉरी, ये Br है ना, ये Br, यहाँ Cl नहीं, यहाँ पे Br आना चाहिए, सॉरी Br। हाँ, अब इनका नाम सेम नहीं होगा, इनका नाम क्या होगा, यहाँ से अगर नॉमेनक्लेचर करूँ 1 2 3 4, तो ये जैसे 2 क्लोरो 2 मिथाइल है, वैसे 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, सॉरी क्लोरो बोल रहा हूँ, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, फिर B पहले आता है इसलिए 2 ब्रोमो से ही लिखना है, 2 ब्रोमो डैश 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, इसे थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ। ओके, ये हो गया हमारा। अब यहाँ आते हैं, फिर वही अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ है, तो यहाँ भी वही काम होगा, CH3 C CH2 CH3, ऊपर में दे देता हूँ वो अल्कोहल और नीचे में CH3, थायोनिल क्लोराइड SOCl2। प्रोसेस का नाम क्या है, डार्जन्स प्रोसेस।
डार्जेंस प्रोसेस। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपको जो एल्काइल हैलाइड यहाँ मिलेगा वो प्योर मिलेगा, साथ में जो इनके बाई प्रोडक्ट्स होंगे वो एस्केपेबल गैस है, वो गैस बनकर उड़ जाते हैं। फिर से ये बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ पर, तो हमें मिल रहा है CH3 C, यहाँ Cl, यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ भी प्लस दे दिया, बॉन्ड होगा CH2 CH3, यहाँ तक है। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। अब ये दोनों एस्केपेबल गैस है, ये गैस है बनकर उड़ जाते हैं, तो हमें ये वाला जस्ट प्योर इस फॉर्म में मिल जाएगा। ये क्या है? फिर से 1 2 3 4 और 2 पे क्लोरो है, 2 पे ब्रोमो 2 पे क्लोरो है और 2 पे मिथाइल है, तो बस वही नाम जो पहले था, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, अभी तक हमने जो भी पढ़ा सब में आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है अल्काइल हैलाइड में। ये देखिए, ये अल्कोहल था, एक OH लगा था, ये कन्वर्ट हो गया एक अल्काइल हैलाइड में। यहाँ भी जब हम HBr के संग रिएक्ट करा रहे तब भी ये अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है अल्काइल हैलाइड में, और जब हम ये लूकस रिएजेंट से रिएक्ट करा रहे, अगर रिएक्शन हुआ मतलब ये 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो रिएक्शन होगा, और 1 डिग्री होगा तो नहीं होगा। तो अगर 3 डिग्री है रिएक्शन हुआ तो ये भी देखिए हमारा अल्कोहल कन्वर्ट होकर अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हुआ। अगर ये 1 डिग्री होता तो यहाँ पर रिएक्शन होगा नहीं, एट रूम टेम्परेचर हीट देने पे बिल्कुल रिएक्शन होगा। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ देखते हैं दूसरे क्वेश्चन कि प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ दिस एंड दिस। तो पहले इसको लेते हैं, इनका हमें क्या करना है? एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन करना है। डिहाइड्रेशन मतलब H2O को निकालना है बाहर, माइनस करना है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड वर्किंग एज ए कैटलिस्ट। पहले ये क्या दिया है वो देखते हैं। ये दिया है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं नाम और उसके बाद। तो ये 1 पे मिथाइल लगाना है, लेकिन क्या है एक्चुअल में मेरा मेन प्रोडक्ट? साइक्लोहेक्सेनॉल है ना, मतलब साइक्लोहेक्सेन और उसमें एक नॉल है मतलब अल्कोहल है, तो साइक्लोहेक्सेन अगर बना है तो ऐसा बनता है कुछ। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन होंगे, 6 कार्बन। साइक्लो मतलब साइकिल होगा 6 कार्बन का, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का एक साइकिल हमने बनाया। हेक्सेनॉल है मतलब कि इसमें OH लगा है पहले से, और फिर 1 पोजीशन पे मिथाइल भी लगा है, मतलब ये 1 पोजीशन पे OH लगाऊँ ना, अगर OH लगाया हो तो यही पोजीशन हमारा 1 है, ठीक है, ये बात समझ के रखना है। तो फिर 2 किसी और को 3 ऐसे ऐसे करके कुछ भी कर सकता हूँ। 1 पोजीशन में अल्कोहल है, 1 पोजीशन में ही मिथाइल भी है, मतलब यहाँ पे एक मिथाइल भी ऐसे CH3। बाकी इस कार्बन का तो हमने ये 4 बॉन्ड बना दिया। अगर देखिए यहाँ पर 1 पे कार्बन है, यहाँ 2 पे भी कार्बन होगा, 3 4 5 6, तो हर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो 1 वाला कार्बन यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, फिर एक यहाँ और फिर एक यहाँ। इसे अगर मैं नाम कर दूँ 2 3 4 5 6, तो 1 वाला कार्बन 2 के संग भी एक बॉन्ड बना रहा है, 2 कार्बन के संग, 2 नंबर कार्बन के संग, और ये 6 वाले कार्बन के संग भी एक बॉन्ड बना रहा है, एक ऊपर और एक इधर, 4 बॉन्ड इनके हो गए। 2 नंबर कार्बन का देखिए एक बॉन्ड इधर 1 के साथ, एक बॉन्ड 3 के साथ, बाकी इनका क्या? तो बाकी इनके पास 2 हाइड्रोजन है जो हम दिखा नहीं रहे, तो इनके पास भी 2 हाइड्रोजन है, इनके पास भी ऐसे हर के पास 2 हाइड्रोजन है अवेलेबल। ओके, ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। थोड़ा अच्छे से इसे ड्रॉ करते हैं, ठीक, अच्छे से ही ड्रॉ है, कोई बात नहीं। तो इनका हमें क्या करना है? एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन करना है, ठीक है, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एसिड हमें इसमें से वाटर निकालना है, H2O, ठीक है। H2O कैसे निकलेगा? यहाँ पे तो ये 1 नंबर कार्बन के पास OH है, तो ये OH तो यहाँ से निकलेगा, फिर H को भी निकालना होगा कहीं से, तभी तो टोटल OH और H मिलाकर वाटर बन के निकला। अब H मैं कहाँ से निकालूंगा? तो H निकालने का ऑप्शन है कि ये चाहे ये जो 1 नंबर कार्बन है ना, इसे हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। ये तो आपको याद होगा ना, जो कार्बन के संग फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो अल्फ़ा कार्बन, और फिर उसके साथ जो कार्बन अटैच्ड है अल्फ़ा कार्बन के साथ उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं। चाहे अगर ऊपर से भी इसके संग कुछ अटैच्ड है कार्बन तो ये भी बीटा कार्बन, और फिर बीटा कार्बन के संग जो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है, जैसे अगर इसके संग कोई हाइड्रोजन या यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड हो तो वो सब बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर OH तो ये 1 नंबर कार्बन का OH तो गया, लेकिन जो H जाएगा वो बीटा कार्बन से जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे बीटा कार्बन कहाँ कहाँ है, तो मैं अगर मार्क करूँ
तो अभी मैं रेड से जो मार्क कर रहा हूँ वो मेरा बीटा कार्बन मार्क कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है, ये OH के संग कनेक्टेड है, उससे चलिए मैं एक मार्कर से यहाँ पर मार्क कर दिया। ये जो मार्कर से मार्क है ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है। अब अल्फ़ा कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है वो बीटा कार्बन है। तो कौन कौन सा बीटा कार्बन हुआ, यहाँ पर एक ये कार्बन अटैच्ड है, वो सभी रेड हो जा रहे हैं। ये एक कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पे ये एक कार्बन अटैच्ड है, हाँ, और फिर ये वाला कार्बन अटैच्ड है। ये 3 कार्बन अटैच्ड है जो बीटा कार्बन हम कह सकते हैं। इस बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन का लॉस होगा। तो चाहे मैं इधर से कार्बन निकालूं चाहे इधर से निकालूं, क्योंकि ये साइक्लिक है, एक ही बात पड़ता है। चलिए मैं इधर से कार्बन निकालता हूँ तो कैसा दिखेगा फिर ये, जैसे ही मैं ये 2 नंबर वाले कार्बन से कार्बन निकालता हूँ, कह दिया हाइड्रोजन निकालता हूँ। तो अगर मैं ये 2 नंबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालूंगा तो इनका कैसा दिखेगा आउटपुट, ऐसा। ठीक है, यहाँ से CH3 जैसे है सिर्फ OH, ये वाले कार्बन से OH निकला और ये वाले कार्बन से एक H निकला। ठीक है, तो एक H रह गया। ठीक है, 2 H की जगह एक H रह गया। अब इसके ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 नंबर कार्बन 3 बॉन्ड बनाना, 1 2 3, तो इससे तो और एक बॉन्ड बनाना है क्योंकि ये OH निकल गया। तो और ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 नंबर कार्बन, ये भी 3 बना रहा है, एक हाइड्रोजन, एक ये 1 नंबर कार्बन के संग और एक ये 3 नंबर कार्बन के संग। तो इसे भी एक बॉन्ड बनाना है, दोनों का एक एक बॉन्ड बच गया तो वो एक दूसरे के संग ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ। तो कहने का ये मतलब है कि आपको फाइनल प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पर CH3 ये ऐसा। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। जब वो 2 के संग टू नंबर जो 2 नंबर कार्बन है उसमें से अगर हाइड्रोजन गया, उस वाले बीटा कार्बन के का हाइड्रोजन अगर हम निकालेंगे तो ये हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैं 6 से निकालूं तो कैसा दिखता, 6 से भी निकालता हूं तो ऐसा दिखेगा, ऐसे। अब आप देखिए ये और ये एक ही बात है। हाँ, नॉमेनक्लेचर अगर मैं इसका करना चाहूँ तो नंबरिंग है, जस्ट मैं यहाँ पर 1 यहाँ पे 2 कर दूँ या फिर यहाँ पर 1 यहाँ पे 2 कर दूँ, दोनों का नाम एक ही है, देयरफॉर प्रोडक्ट भी सेम है। तो ये 2 से जाए या 3 से जाए हमें सेम प्रोडक्ट मिला है। ये दोनों को हम एक ही प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक को हम मिटा देते हैं, सॉरी, तो ये हमें एक प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो 2 से या 6 से तो डिफरेंस नहीं आ रहा, डिफरेंस आएगा जब ये वाले कार्बन से हमारा हाइड्रोजन जाए। अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा तो फिर ये रेड कार्बन और ये 1 नंबर कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। उस वक्त ये देखने में ऐसा दिखेगा, CH2। 2 क्यों हो गया, क्योंकि 3 में से एक हाइड्रोजन निकल गया, अब ये 2 डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर 1 नंबर कार्बन जो था उसके संग इनका डबल बॉन्ड, और फिर जो बाकी सब ऐसे चेन, सॉरी चेन में कह दिया, रिंग, ऐसा। तो ये एक ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, या तो इसके संग जा सकता है या इसके संग, ये सेम ऑप्शन है, और फिर इसके संग जा सकता है, ये एक ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस है, इसे मैं 1 कर देता हूँ, उसे मैं 2 कह देता हूँ, किसी के भी साथ ये जा सकता है। अब बात है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, विच इज़ माई मेजर प्रोडक्ट। तो ये मेरा मेजर है, ये मेरा माइनर है। दिस इज एज पर सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ रूल क्या कहते हैं कि जब आपके पास एक से अधिक ऑप्शन हो ऐसे एल्कीन बनाने का, डबल बॉन्ड बनाने का, तो हम डबल बॉन्ड उधर ही बनाएंगे जिधर पे उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ और लंबा एक चेन दिखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के संग बनाए, इस कार्बन का अब और तो कोई कार्बन के संग अटैचमेंट नहीं है, इस कार्बन का इतने सारे कार्बन के संग अटैचमेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये वाला कार्बन का अटैचमेंट डबल बॉन्ड वाले कार्बन का अटैचमेंट इतने सारे कार्बन से है, और यहाँ पे ये वाले कार्बन का भी अटैचमेंट इतने सारे कार्बन से। तो हम हमेशा सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होता है डबल बॉन्ड बनाने का, तो हम इस तरीके से ही डबल बॉन्ड बनाते हैं कि जो कार्बन इधर है या इधर है उनका और लंबा चेन बनता रहे, ये और बहुत सारे कार्बन के संग अटैच्ड हो, ये और भी बहुत सारे कार्बन के संग अटैच्ड हो, मैक्सिमम जो पॉसिबल है। तो यहाँ पे तो छोटा हो गया, ये वाला जो कार्बन है ये तो और किसी से अटैच नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो
तो ये 1 नंबर कार्बन भी इतने सारे कार्बन से प्लस ये भी इनके संग भी अटैच्ड है, और ये 2 नंबर कार्बन भी इतने सारे कार्बन के संग अटैच्ड है। देयरफॉर ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है एज पर सेट-जेफ रूल। ओके, ठीक है। दूसरी पॉइंट है हमारे पास कि हम ब्यूटेन 1 ऑल लेकर इनका एसिडिक डिहाइड्रेशन करते हैं, करके देख लेते हैं। ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल ये कैसा दिखेगा, ऐसे CH3 CH2 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 OH। इनका अगर हम एसिडिक डिहाइड्रेशन करें H+ और -H2O, तो यहाँ तो देखने को सीधा मिल रहा है ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है और अल्फ़ा कार्बन के संग यही बीटा कार्बन है अटैच्ड है। तो अल्फ़ा कार्बन का मैं OH निकालूंगा और बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन निकालूंगा, है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालूंगा। तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए ऐसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका हमने इस अल्फ़ा कार्बन का हमने OH निकाल लिया और इस बीटा कार्बन का हमने एक H निकाला है, ठीक है। तो देखिए ये CH हो गया CH2 के जगह और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, है ना। देख के तो यही लग रहा है यही होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इसमें एक क्रैक है। जैसे कि ये हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें आप देखिए एक ही ऑप्शन था, और तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने के लिए मैं यहाँ से निकालूंगा एक यहाँ से निकालूंगा, तो इनके बीच में ही डबल बॉन्ड बनेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको देख के लग रहा होगा कि यही हमारा एक ही वन एंड ओनली प्रोडक्ट है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर इसके प्रोसेस में जाए तो यहाँ पर एक बात समझने को है, ठीक है। समझने को बस एक बात यही है कि जब ये प्रोसेस चल रहा है तो ये डायरेक्टली ऐसा नहीं बनता है। कैसे बनता है, सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया था, इस अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है, मतलब इसमें एक प्रोटॉन अटैच्ड होता है। फिर वो वाटर यहाँ से निकलता है, फिर ये कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन से फिर से प्रोटॉन हम इसमें डालते हैं, सॉरी इसमें से प्रोटॉन निकालते हैं तो हमें एल्कीन मिलता है। ये बात मैं कहाँ से कह रहा हूँ, देखिए आपको दिखाता हूँ। अभी हमने ये सब किया था, ये देखिए जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे थे वहाँ पे हमने ये स्टडी किया था कि ये अल्कोहल है, इसका डिहाइड्रेशन करना है, तो अल्फ़ा कार्बन का OH जाएगा, बीटा कार्बन का H, ये दोनों चला जाएगा, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब हम आ रहे थे इसके प्रोसेस में कि ये बनता कैसे था, तो थोड़ा स्टडी करने के बाद हम यहाँ आए थे। यहाँ पर एक प्रोसेस था कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे हो रहा है, 3 स्टेप में हो रहा था। सबसे पहले अल्कोहल में एक प्रोटॉन डालकर हम इनका प्रोटोनेशन कर देते हैं, तो देखिए हमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलता है। ये हमारा अल्कोहल था इथेनॉल, इसमें एक प्रोटॉन ऐड कर दिया गया, इसलिए तो हम एसिड कैटलिस्ट कहते हैं ना, कि एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं मतलब एक एसिड यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो ये H+ यहाँ जाकर अटैच हो गया और हमें एक मिला प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से ये जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, H2 है, ये H2 निकल कर बाहर हो जाएगा। तो अब देखिए इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल से जब H2 निकल के बाहर है तो आपको क्या मिल रहा है, एक तरफ H2 अलग और ये आपको मिल रहा है एक कैटायन, ठीक है। अब इस कैटायन में से देखिए यही बात है, ये जो कैटायन है वही यहाँ लिखा गया है, ये देखिए सेम कैटायन है। इस कैटायन में से एक हाइड्रोजन निकल के बाहर चला जा रहा है, तो फिर ये कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है। तो स्टेप्स 3 है। सबसे पहला स्टेप था हमारा ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप था कि हाइड्रोजन ये वाटर निकल कर बाहर चला जाता है, देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ ए कैटायन बनता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में कैटायन बन रहा है, ये देखिए कैटायन बना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में कार्बोकैटायन बना। थर्ड स्टेप में क्या होगा, इस कार्बोकैटायन में से एक प्रोटॉन निकल कर बाहर चला जाएगा, तो ये कार्बोकैटायन में से एक प्रोटॉन निकल के बाहर गया, तो जो बचा वो है एक एल्कीन डबल बॉन्ड वाला। देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ दिस बाय एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन। तो फर्स्ट स्टेप में हमने प्रोटॉन डाला था और लास्ट स्टेप में हमने प्रोटॉन निकाल लिया, मतलब कि ये जो H+ है या एसिड है वो एज अ कैटलिस्ट काम आ रहा है, ठीक है ना। तो सेम चीज़ एक बार उसमें भी देख लेते हैं जो अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे, तो देखते हैं। हाँ यहाँ आते, तो यहाँ भी वही सारी चीज़ें जब हो रही है तो यहाँ पर इसे थोड़ा स्टेप अगर इलेबोरेट करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी ये ऑलरेडी यहाँ लिखा है तो एक बार दिखा देता हूँ मैं।
ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि ब्यूटेन 1 ऑल के संग प्रोटॉन है, तो इनका प्रोटोनेशन करना है। तो सबसे पहले इनका प्रोटोनेशन होगा तो ये ऐसे होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये स्टेप 2 हो गया, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 से स्टेप 2 में आएंगे तो क्या करना है, वाटर को निकालना है। ये तो -H2 हमने कर दिया, और जो बच गया वो क्या बचा है, एक कार्बोकैटायन, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये स्टेप 1 था, यहाँ से यहाँ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से वाटर निकाल देना है, तो बचेगा क्या, कार्बोकैटायन। तो ये वाटर निकाल के कार्बोकैटायन स्टेप 2 हो गया। अब इसी में से ये यहाँ पे एक और H निकालना था इसमें से, तो ये इनका बीच में डबल बॉन्ड हो जाता। और जैसे इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, जो प्रोडक्ट हमने अभी लिखा था ना थोड़ी देर पहले, CH3 CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH2, यही हमने लिखा था ना कि यही प्रोडक्ट बनने वाला है, यही बन जाएगा ना। देखिए ये H यहाँ से अगर ये जो C के संग 2 H है, एक H निकल कर बाहर हो जाए H+, तो इसे हम कहेंगे एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को हमने निकाल दिया, तो इसे क्या होगा, CH बचेगा जो डबल बॉन्ड बनाएगा इस CH2 के साथ। यही होना चाहिए था, और यही हमने यहाँ लिखा भी है एज अपना प्रोडक्ट। देखिए ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला, यही हमने एज ए प्रोडक्ट लिखा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ बार बार कि ऐसा नहीं होगा नहीं होगा, कह रहा हूँ ना क्यों नहीं होगा, कि प्रॉब्लम इसी स्टेप में है, ठीक है, ये वाले स्टेप में, सॉरी यहाँ पर जो दिख रहा है इसी स्टेप में, स्टेप 1 की यहाँ से इनका एलिमिनेशन ऑफ जो प्रोटॉन है यहाँ पर नहीं हो रहा, क्योंकि ये कार्बोकैटायन जो है ना 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, लेस स्टेबल है। तो जैसे ये बनता है ना, ये ऐसा नहीं रहना चाहिए, ये थोड़ी देर बाद ऐसा बन जाएगा फट से। क्या बन जा रहा है, ऐसा, यहाँ से ऐसे। क्या हो रहा है इसमें, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब 1 और 2 के बीच में हाइड्रोजन का शिफ्ट हो रहा है। ये 2 नंबर पोजीशन में जो हाइड्रोजन है वो उठकर यहाँ चला जा रहा है, और ये प्लस जो है उठकर यहाँ जा रहा है। देयरफॉर मेरा 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो मोर स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब इस कार्बोकैटायन जो कन्वर्ट हो गया है, इसका अगर आप फिर से यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ H+ करेंगे, मतलब कि हमें प्रोटॉन इसमें से निकाल कर बाहर कर देना है, तो आप देखिए कहाँ से प्रोटॉन निकालेंगे। अब आपको जब प्रोटॉन निकालना होगा तो आप इस ये वाले कार्बन का ये प्रोटॉन निकालेंगे, ठीक है, और फिर ये वाले कार्बन का ये प्रोटॉन, सॉरी 2 प्रोटॉन तो नहीं निकालेंगे, तब आपको सिर्फ ये वाले कार्बन का एक प्रोटॉन यहाँ से निकालना है, ये वाला। तो अब इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये बातें देखिए यहाँ पर लिखा है कि दिस 2 डिग्री कार्बोकैटायन कैन रिमूव अ प्रोटॉन H+ इन 2 डिफरेंट वेज। अब ये 2 डिग्री कार्बन जो है ना 2 तरीके से अपना प्रोटॉन निकाल सकता है। पहले तो ये 1 डिग्री था, 1 डिग्री से 2 डिग्री कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है। अब ये 2 डिग्री अपना प्रोटॉन 2 तरीके से निकाल सकता है, ठीक है। एक तरीके से कैसे निकाल सकता है कि सबसे पहले ये इसमें से प्रोटॉन निकाल दे, और दूसरा है कि वो इसमें से प्रोटॉन निकाल दे, ठीक है। तो दोनों ही तरीका देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर वो इसमें से प्रोटॉन निकालता है ये वाले C से, तो हमें क्या दिखेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH ये दिखेगा अगर ये इसमें से प्रोटॉन निकाल रहा है। और अगर ये वाले में से प्रोटॉन निकाले तो फिर ये वाले में से प्रोटॉन निकाले तो हमें ये दिखेगा, देखिए ये वाला, ठीक है ना। ओके, अब बताइए कि एज पर सेट-जेफ रूल जो हमने सीखा था, सेट-जेफ रूल, जब हमारे पास 2 ऑप्शन है डबल बॉन्ड बनाने के, एक ऑप्शन है ऐसे, जब ये वाला कार्बन अपना हाइड्रोजन लूज करे, ये बीटा कार्बन अपना हाइड्रोजन लूज करे, और दूसरा है कि जब ये बीटा कार्बन अपना हाइड्रोजन लूज करे, तो हम कौन से ऑप्शन में जाएंगे। ये ऑप्शन यूज़ करते हैं तो हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, और ये ऑप्शन यूज़ करते हैं ये वाला ऑप्शन तो हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। तो सेट-जेफ रूल यही कहता है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ और बहुत सारे जितने ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन अटैच्ड हो वो अच्छा है। तो यहाँ देखिए एक डबल बॉन्ड कार्बन के संग तो इतना कुछ अटैच्ड है, दूसरा बेचारा अकेला पड़ गया, इसके पास और कुछ नहीं है, तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन जो ये वाले और ये वाले रेड से मार्क कर देता हूँ, ये दोनों कार्बन यहाँ भी एक अटैचमेंट है, यहाँ भी एक अटैचमेंट है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन था ये वाले प्रोडक्ट बनने का, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन का यहाँ पर शिफ्ट हो गया, 1 डिग्री से ये 2 डिग्री बन गए हैं, इसलिए अब इनके पास 2 ऑप्शंस आ गए थे, ये एक प्रोडक्ट बनाने का, ये प्रोडक्ट बनाने का, और देयरफॉर एज पर सेट-जेफ रूल ये प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट है। तो आपको ये बात यहाँ पर बस समझने की थी।
तो यही रीज़न है कि आपको जब ऐसा रिएक्शन भी मिलेगा जहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन था, यहाँ पर ये हम यही कर रहे थे ना, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन था, OH यहाँ से हटता और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बनता, लेकिन वो ऑप्शन एग्जीक्यूट नहीं करना है क्योंकि इस प्रोसेस में जो कार्बोकैटायन बन रहा था 1 डिग्री वाला वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। अब ऐसे करके देखेंगे जब कार्बोकैटायन बन रहा है तो इनके पास 2 ऑप्शन है, एक यहाँ से डबल बॉन्ड बना सकते हैं, एक यहाँ से, तो ऑब्वियसली वो ये वाला डबल बॉन्ड बनाना प्रेफर करेंगे, तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा और जो ये बीच में जो डबल बॉन्ड बनेगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट ऐसे, तो ये हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का नाम क्या है? इस प्रोडक्ट का नाम है ब्यूट 2 इन, इधर से भी इन ENE, इधर से भी कीजिए 1 2 3 4 या इधर से करते तो भी 2 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस प्रोडक्ट का क्या नाम है? यहाँ से नंबरिंग करना पड़ेगा 2 3 4, तो इस प्रोडक्ट में ब्यूट 1 इन, क्योंकि 1 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इसका नाम है ब्यूट 1 इन। ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। ओके, तो ये सब बातें हमने यहाँ से सीख ली। अब लास्ट हमारा जो इस पूरे अल्कोहल में और फिनॉल में जो जानना है वो है कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट अल्कोहल। इसमें हम 2 अल्कोहल को ही पढ़ेंगे, एक है मिथेनॉल और एक है इथेनॉल। तो मिथेनॉल जो अल्कोहल है नाम से ही समझ आता है, ये CH3OH इसे मिथेनॉल कहते हैं और ये इसे वुड स्पिरिट भी कहते हैं, ठीक है। इन जनरल ये कैसे बनता है? तो यहाँ पर देखिए कॉमर्शियली ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से। देखिए कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय कैटलिस्टिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड एज कैटलिस्ट। तो ये हमारा जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट है, एक हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं और हमें फिर ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, देखिए ये 3 और ये 4 हाइड्रोजन CO में ऐड हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो हमें मिल गया मिथेनॉल। ये मिथेनॉल की क्या प्रॉपर्टी है? ये कलरलेस लिक्विड है, इनका एक बॉइलिंग पॉइंट है और ये हाईली पॉइजनस है। इसे कंज्यूम किया तो फिर देखिए क्या लिखा है, इंजेक्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी कैन कॉज ब्लाइंडनेस और लार्ज क्वांटिटी कैन कॉज डेथ, ठीक है। और इनका यूज़ क्या है? एज ए सॉल्वेंट ऑफ पेंट। तो पेंट जब हम घर पे करते हैं तो उसमें ये मिथेनॉल डालते हैं, इस यूजिंग एज ए सॉल्वेंट, उसे सॉल्यूबल बनाने के लिए। वर्निश एंड फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड, ये सब इनके यूजेस हैं। ख़त्म। अब हम आते हैं इथेनॉल में। इथेनॉल मतलब CH2 2 कार्बन रहेगा, C2H5OH ऐसा, इनके संग H2 है और इनके संग H3 है, तो CH3 CH2OH ये हमारा इथेनॉल है। और यही जो अल्कोहल फॉर कंजम्पशन यूज होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, यही वाला इथेनॉल जो है यही अल्कोहल है जो हम कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो अल्कोहल जब हम कहते हैं इन जनरल हम इथेनॉल को ही वो पॉपुलर अल्कोहल कहते हैं जो कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उनको कंजम्पशन वाला अल्कोहल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है इट इज़ कॉमर्शियली ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर प्रेजेंट इन मैलेज और शुगरकेन और grapes. First, sugar is converted to glucose and fructose by enzyme invertase. Then it is fermented by another enzyme called zymase to give ethanol. तो देखिए सीधी सी बात है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। 2 एंजाइम यूज करना है। सबसे पहले शुगर को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज फ्रुक्टोज का फॉर्मूला देखिए सेम होता है। तो शुगर को वाटर के संग हमने जब फर्मेंट किया इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, तो हमें ये एक एंजाइम है, इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, तो हमें मिला ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब ये इनमें से अब इनका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का अगर हम फिर जाइमेस के संग इनका फर्मेंटेशन करते हैं, ये भी एक अलग एंजाइम है जाइमेस, इनका फर्मेंटेशन करते हैं तो हमें मिलेगा इथेनॉल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो एवापोरेट हो जाएगा, रह जाएगा जो है वो है इथेनॉल। तो इस तरीके से हमारा कंजम्पशन वाला अल्कोहल प्रोड्यूस होता है शुगर से। शुगर कहाँ से मिलेगा? ये मोलेसिस से मिलता है, शुगर केन या ग्रेप से। यहाँ से हम शुगर लेंगे, वाटर के संग इन्वर्टेज डालेंगे तो फिर फ्रुक्टोज या ग्लूकोज मिलेगा, उनका फिर जाइमेस के संग रिएक्शन हो रहा है तो हमें अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये कलरलेस है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कुछ है। इनको तो कंजम्पशन के लिए तो यूज़ करते ही है, लेकिन उसके अलावा फिर से पेंट इंडस्ट्री में यूज़ है
एंड फॉर प्रिपेयरिंग अदर कार्बन कंपाउंड्स इनका यूज़ होता है। अब जो कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड अल्कोहल है उसे कोई कंज्यूम ना कर ले तो इसके लिए तो फिर अल्कोहल की शॉर्टेज हो जाएगी ना काम करने में, तो इसी के लिए इसे अनफिट किया जाता है फॉर कंजम्पशन। कैसे अनफिट करते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, इसमें कलर डालते हैं कॉपर सल्फेट, तो इनको ब्लू कलर आ जाता है अल्कोहल का, कलरलेस से ब्लू कलर हो जाएंगे। तो सब कलरलेस अल्कोहल कंज्यूम करने की आदत में है। अब वो जब ब्लू कलर के देखेंगे तो उनको डर लगेगा कि अरे ये क्या है, इसे कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं, वो डाउट में आएंगे। तो ये हो गया हमारा कॉपर सल्फेट ऐड करके। और दूसरा है पायरीडीन ऐड करके इनका फाउल स्मेल, मतलब इसमें से अच्छा नहीं एक स्मेल आएगा, तो उस स्मेल के कारण भी इसे कंज्यूम नहीं करेंगे लोग। तो इस प्रोसेस को जिससे हम इसे अनफिट कर देते हैं कंजम्पशन के लिए, इसे कहते हैं डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल, डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है। और कॉमर्शियली यूज़ करने के लिए जो हम इथेनॉल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं इन लार्ज क्वांटिटी, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ इथीन। इथीन का हाइड्रेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हाइड्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसमें H2O मुझे ऐड करना है। H2O में एक H है एक OH है, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर एक लेग, यहाँ पर एक लेग आएगा। फिर एज पर मार्कोव-निकोव रूल, यहाँ तो 2 ही कार्बन है तो क्या मार्कोव-निकोव रूल अप्लाई करना, एक के संग H एक के संग OH, बस। ओके। अगर ये एक से बड़ा कार्बन होता तो मार्कोव-निकोव रूल होता, लेकिन यहाँ पर भी वही काम कर रहा है, ये समझना है। तो ऐसे हमें मिल गया, देखिए ये वाला। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ इथीन करेंगे तो इससे हमको अल्कोहल मिल जाता है। अब इन अल्कोहल का हार्मफुल इफेक्ट क्या है तो कहने की ज़रूरत नहीं है, इससे कंज्यूम करने से नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है। अगर मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम किए हों तो जजमेंट और लो इनहिबिशन, और लार्ज अमाउंट में कंज्यूम किया हो तो नोसिया एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कंज्यूम किया हो तो स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, सांस की प्रॉब्लम होने लगेगी एंड कैन कॉज डेथ, नीडलेस टू से। इसके साथ हमारा अल्कोहल और फिनॉल कंप्लीट होता है। इसके बाद हम ईथर्स पढ़ेंगे। थैंक यू।